हाँ, तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। आशा करते मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिंदी की यानी नन हिंदी की आज हम लोग 9वीं चैप्टर पढ़ेंगे। नन हिंदी की हम आज लोग 9वीं चैप्टर पढ़ेंगे। पीछे हम लोग 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नन हिंदी की 9 चैप्टर पढ़ेंगे। पीछे हम लोग 8 चैप्टर पढ़ चुके हैं, समझ गए। और ये जो अभी हम लोग 9 चैप्टर पढ़ेंगे ये एग्जाम 2026 यानी जो भी छात्र 2026 में एग्जाम देंगे मैट्रिक परीक्षा की, समझ गए। जो भी छात्र मैट्रिक परीक्षा के एग्जाम देंगे 2026 में, खास करके यह क्लास उनके लिए है, समझ गए। चलिए, ये क्लास 10th की ये क्या है, नन हिंदी है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर 9। चैप्टर क्या है, चैप्टर 9। जिस चैप्टर का नाम क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग। चैप्टर का क्या नाम है, अशोक का शस्त्र त्याग। चैप्टर का क्या नाम है, अशोक का शस्त्र त्याग। चलिए, अब ये अशोक का शस्त्र त्याग क्या साँचों में हुआ था क्या? हाँ, वास्तव में अशोक का शस्त्र त्याग यानी वास्तव में हुआ था। यानी अशोक जो है, शस्त्र का मतलब होता है हथियार। हथियार छोड़े थे, कौन छोड़े थे, अशोक का शस्त्र त्याग यानी अशोक जो है ना, वो क्या छोड़े थे, हथियार चलाना छोड़े थे साँचों में यानी वास्तव में। यानी अशोक का जो शस्त्र त्याग था वास्तव में हुआ था। इनका लेखक कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव। वास्तव में यानी अशोक का जो है ना शस्त्र का जो त्याग हुआ था वास्तव में हुआ था, इसीलिए क्या कहेंगे, वंशीधर श्रीवास्तव। क्या कहेंगे, इनका चैप्टर का क्या नाम है, अशोक का शस्त्र त्याग, जिनका लेखक क्या है, वंशीधर श्रीवास्तव। देखिए, आपने इससे पहले कई दफा हिंदी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने इससे पहले कई दफा हिंदी पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ेंगे एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इसका। देखिए, आपको 23 चैप्टर टोटल हिंदी में है, जिसमें से 23 का 23 चैप्टर में लेखक का नाम, ये विधा क्या है, अब चैप्टर का नाम, ये आपको याद होना चाहिए किस चैप्टर का लेखक कौन है और कौन चैप्टर का विधा क्या है, समझ गए। ये आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, और ये एग्जाम में पूछता है, समझ गए। तो 23 टोटल चैप्टर है। अब हम लोग बारी बारी से कुछ उस अंदाज में पढ़ रहे हैं जिस अंदाज में आप वो याद हो जाएगा, समझ गए। और एकदम बेहतरीन ढंग से आराम आराम से पढ़ रहे हैं, समझ गए। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, समझ गए। चैप्टर कितना है, यह 9। जिस चैप्टर का नाम क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग। क्या अशोक साँचों में शस्त्र का त्याग किए थे, तो हाँ, वास्तव में त्याग किए थे। अशोक जो थे वास्तव में हथियार चलाना क्या किए थे, छोड़ दिए थे, यानी हथियार का क्या किए थे, त्याग किए थे। वास्तव में किए थे, तो हाँ, वास्तव में किए थे। इसीलिए वंशीधर श्रीवास्तव, क्या कहेंगे, वंशीधर श्रीवास्तव। इनका लेखक कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव। कहेंगे वास्तव में यानी साँचों में किए थे क्या, हाँ, साँचों में किए थे। यानी इनका लेखक कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव वास्तव। और ये विधा क्या है, यह एकांकी है। क्या है यह, एकांकी। इसका विधा, विधा कहने का मतलब प्रकार, प्रकार क्या है इसका, एकांकी। अब ये एकांकी का मतलब क्या होता है, एकांकी का मतलब होता है एक अंक का नाटक। इसका मतलब क्या होता है, एकांकी का मतलब क्या होता है, एक अंक का नाटक। एकांकी का मतलब क्या होता है, एक अंक का नाटक, समझ गए। एकांकी का मतलब क्या होता है, एक अंक का नाटक। और एकांकी का मतलब होता है एक होता है, क्या होता है, एक भी होता है। एकांकी का मतलब क्या होता है, एक। यानी आप ये भी कह सकते हैं यह एक नाटक का टुकड़ा था, समझ गए, यह एक नाटक, समझ गए। इसमें इसका 3 दृश्य है, समझ गए। इसमें कितने दृश्य हैं, 3 दृश्य हैं, जिसमें अशोक सम्राट कलिंग के युद्ध में एक प्रकार का समझिए वो हारे गए, समझ गए। अब वहां पे यह एक स्त्री का चक्कर था, समझ गए। यहाँ पे पादमा जो थी ना, पादमा से इन्होंने युद्ध नहीं किया। अशोक सम्राट जो थे वो किससे युद्ध नहीं किए, पादमा से युद्ध नहीं किए, और उसके सामने में अपना सर को पटक के और बोले हम स्त्री से युद्ध नहीं करते, यह हमारे शास्त्र में नहीं लिखा गया। तो कुछ हम लोग देखते हैं, बारीकी से उसे पढ़ेंगे और एकदम बेहतरीन से पढ़ेंगे। तो अभी देखिए, ये एकांकी का मतलब क्या होता है, एक अंक का नाटक होता है। एकांकी का मतलब क्या होता है, एक अंक का नाटक होता है, समझ गए। तो हम लोग एकदम बेहतरीन ढंग से अभी पढ़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये चैप्टर क्या था, अशोक का शस्त्र त्याग था। यानी अशोक का शस्त्र त्याग यानी जिनका लेखक कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव। अशोक का शस्त्र त्याग था, हाँ, वास्तव में हुआ था। कौन किया था, वंशीधर श्रीवास्तव।
कहेंगे अशोक का, जैसे ही देखेंगे अशोक का शस्त्र त्याग तो सोचेंगे, याद आ जाएगा आपको, वास्तव में त्यागे थे बंशीधर श्रीवास्तव। और इनका विधा कौन है? एकांकी। एकांकी का मतलब क्या होता है? एक अंक का नाटक। चलिए बिना देरी किए क्या करते हैं, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, तो वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ से समझ गए। अब हम लोग पढ़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग, अशोक का शस्त्र त्याग यानी वास्तव में हुआ था, समझ गए। तो बंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकिक अशोक का शस्त्र त्याग, देखिए बंशीधर के द्वारा यह कहानी को लिखा गया, यानी बंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी, यानी यह बंशीधर के द्वारा लिखा गया एकांकी यानी एक नाटक का टुकड़ा है, यानी एक अंक का नाटक है अशोक का शस्त्र त्याग। अहिंसा के पक्ष में अपने कथनांक का मार्मिक विकास करती है। किस तरह का यह रचना था? अशोक का शस्त्र त्याग था। यह अहिंसा के प्रकार से क्या की थी, रचना की थी। शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती थी। किसके पक्ष में देती थी? तो शांति के पक्ष में। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्रिया होता है। किसके पक्ष में देती थी? तो शांति के पक्ष में, समझ गए। इस लिहाज से पाठ की उपादेयता उल्लेखनीय है। देखिए इस लिहाज से पाठ की उपादेयता उल्लेखनीय है। अभिनय नाटकीय दृश्यों का संयोजन प्रवाहमयता की दृष्टि से पाठ विशिष्ट है। तो अब हम इसके बारे में आगे विशेष जानकारी ले रहे हैं। यह किताब के जो ऊपर में हेडिंग रहता है यह कुछ वहां का लिखा हुआ था। अब हम लोग पहला दृश्य को पढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। अब हमारा पहला दृश्य में होता क्या है समझिए। पहला दृश्य को अब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये पहला दृश्य क्या है, कहता है एक मैदान में मगध के सैनिक क्या लगाए थे। एक मैदान था जिसमें मगध के सैनिक, किसका सैनिक, मगध का सैनिक शिविर लगाए थे। शिविर का मतलब समझते हैं, जैसे आप देखते थे रामायण में जो युद्ध हुआ था जहां पे राम का जो सेना गए थे, मानव सेना, उनका क्या लगाया गया था, शिविर लगाया गया था। अनेक जगह क्या था उनका, उस मैदान में शिविर लगा था। यानी छोटा छोटा जो कुटिया टाइप का बनाता है ना, छोटा छोटा कुटिया टाइप का, उसी को क्या कहते हैं, शिविर कहते हैं। कुछ इस प्रकार से होता है, समझ गए। कुछ इस प्रकार से जो बनते हैं ना उसी को क्या कहते हैं, शिविर कहते हैं। और इसके अंदर में क्या होता है, आदमी रहता है, समझ गए। तो मगध के मैदान में, एक मैदान में मगध के सैनिक, एक मैदान था जिसमें मगध के सैनिकों के शिविर लगे थे। यानी मगध के सैनिक का क्या लगा था, वहां पे शिविर लगा था, समझ गए। बीच में मगध की पताका फहरा रही थी। यानी बीच में मगध की पताका क्या हो रही थी, फहरा रही थी। पताका का मतलब हुआ, जैसे ये बना है ना शिविर, इसके ऊपर में जैसे ये शिविर, देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये शिविर है, समझ गए, ये शिविर है, ये इसका गेट है, समझ गए, ये उसका छंद। इसके ऊपर में इस तरह से मगध का पटाखा क्या हो रहा था, लहरा रहा था। पटाखा कहने का मतलब झंडा, पटाखा कहने का मतलब क्या होता है, झंडा। पटाखा कहने का मतलब होता है झंडा, समझ गए। पटाखा कहने का मतलब क्या होता है, झंडा। यानी वहां पे क्या हो रहा था, झंडा उसका फहरा रहा था। पटाखा के पास ही सम्राट अशोक का शिविर था। यानी जहां पे पटाखा फहरा रहा था ना, उसके नजदीक में ही किसका शिविर बनाया गया था, सम्राट अशोक का। यानी सम्राट मतलब होता है राजा। राजा का कहाँ पे शिविर बनाया था, जहां पे पटाखा लहरा रहा था उसी के नजदीक में, समझ गए। संध्या बीत चुकी है। संध्या मतलब शाम, कोई नाम वाला संध्या नहीं। क्या बीत चुकी है, संध्या, यानी शाम बीत चुकी है, समझ गए। शाम बीत यहाँ पे हो जाएगा बीत चुकी है, ठीक है। आकाश में तारे चमकने लगे हैं। अब आकाश में क्या चमकने लगे हैं, तारे चमकने लगे हैं, समझ गए। शिविरों दीपक जल गए हैं। यानी शिविरों, यहाँ पे हो जाएगा शिविरों में दीपक जल चुके हैं। यानी जो शिविर बनाया गया था, शिविर उसमें दीपक जल चुके, यानी सब में दीपक, यानी दिया जो होता है शाम के लिए, वो दिया को क्या कर दिया गया था, जला दिया गया था, समझ गए। अपने शिविर में अशोक अकेले टहल रहे थे। अपना जो उनका शिविर बनाया था, शिविर कहने का मतलब उसका रूम, यानी उसके लिए जो रूम बनाया गया था, उसमें सम्राट अशोक जो थे वो अकेले अपना घूम फिर रहे थे। क्या कर रहे थे, अपना टहल रहे थे और घूम फिर रहे थे।
और यही बात सोच रहे थे जो इतना दिन से युद्ध चल रहा है और आज तक इस युद्ध का फाइनल नहीं हुआ है, नहीं हार पाए, नहीं जीत पाए। समझ गए? उनके मुख पर चिंता की छाया, यानी उनके मुंह पे जो है चिंता की छाया बना हुआ है। समझ गए? वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। अब अपने घूम रहे थे यही चिंता से जो आज तक यह युद्ध जीते नहीं है, और यही सोचते सोचते हुए क्या किए, आसन पे बैठ गए। आसन मतलब होता है बैठने वाला। जब खाना वाना हम लोग खाते हैं ना, तो एक आसन यानी घर पे जब बैठ के इंसान नीचा में खाता है ना, आसन लगा के बैठता है। समझ गए? तो राजा था, वो अपने आसन पे क्या किए, बैठ गए। समझ गए? अशोक सौता, अशोक मतलब सौता मतलब स्वयं, अशोक स्वयं आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है। कितने दिन से युद्ध हो रहा है? आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। कितने दिनों से युद्ध हो रहा है? ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कितने दिन से युद्ध हो रहा है, तो आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। यानी अशोक स्वयं सोचते हैं, सम्राट राजा अशोक सम्राट स्वयं सोचते हैं आज 4 साल से युद्ध चल रहा है कलिंग का, और इस कलिंग का युद्ध आज भी जीता नहीं गया है। ये बात से वह भी दुखी थे। समझ गए? और दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, और यह भी बात सोचते हैं दोनों तरफ से। स्वाभाविक बात है भाई, जब युद्ध होता है तो एक तरफ से थोड़ी ना हारता है, एक तरफ से आदमी थोड़ी ना मरता है, दोनों तरफ से आदमी मरता है। और जब युद्ध होता है तब क्या होता है, दोनों तरफ से आदमी मरता है। अब बताइए, वो वही स्वयं सोच रहे थे आज 4 साल से युद्ध चल रहा है और आज भी कलिंग नहीं जीता गया है, दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए हैं। समझ गए? लाखों घायल हुए हैं, पर हम आज भी असफल हैं। यानी दोनों तरफ से लाखों आदमी मारा गया है, लाखों घायल है, लेकिन आज भी हम क्या है, असफल है। क्या होगा इसका परिणाम? यानी वह यही सोच के दुखी थे, तो क्या होगा इस युद्ध का परिणाम, यह युद्ध हारेंगे या जीतेंगे, इसका परिणाम क्या होगा। द्वारपाल, द्वारपाल मतलब समझे, गेट पे जो एक आदमी को रखा जाता है, यानी समझिए तो एक प्रकार का गार्ड, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, गार्ड। तो गार्ड भी आप कह सकते हैं। समझ गए? तो द्वारपाल सिर झुकाकर राजन संवाददाता आना चाहता है, यहाँ पे हो जाएगा द्वारपाल सिर झुकाकर मालिक को कहने जाता है जो संवाददाता आना चाहता है। किसको कहता है? द्वारपाल जो है राजा को जाके कहता है, यानी मालिक को सिर झुका के कहता है जो संवाददाता, संवाददाता कहने का मतलब पहले के समय में क्या होता था, संवाद के लिए टेलीफोन तो होता नहीं था, तो संवाद पहुंचाने वाला यानी समाचार पहुंचाने वाला, सूचना यानी सूचना, गुप्तचर जिसे कहा जाता था, यानी सूचना पहुंचाने वाला एक संवाददाता होता था। वो संवाद पहुंचाता था, यानी यहाँ का खबर वहां पहुंचाता था और वहां का खबर वहां पहुंचाता था। तो संवाददाता आना चाहता है, तो अशोक ने कहते हैं क्या, आने दो। अशोक क्या कहते हैं, उसे आने दो। चलिए आगे देखिए, संवाददाता प्रवेश कर, संवाददाता क्या किया, प्रवेश किया। अब क्या कहता है सुनिए, महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है। अब संवाददाता कहता है महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, यानी संदेश जो लेके आया ना वो कैसा संदेश है, शुभ है, यानी अच्छा है। समझ गए? गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए। गुप्तचर जो समाचार लेके आया है, क्या लेके आया, जो कलिंग के जो महाराज थे ना लड़ाई में क्या हो गए, मारे गए। समझ गए? गुप्तचर जो समाचार लेके आया है, क्या लेके आया है, जो कलिंग के जो महाराज थे यानी जो राजा थे वो युद्ध में क्या हो गए, मारे गए। समझ गए? चलिए अब देखिए अशोक क्या कहता है, प्रसन्नता पूर्वक, अशोक यानी खुशी हो गए, प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं मारे गए हैं। अशोक क्या कहते हैं, मारे गए हैं क्या। अब कोई संवाद लेके आएगा जिससे मेरे हमको झंझट चल रहा था, उस आदमी बारे में बोलेगा वो मर गया, तो हम भी सोचेंगे वाह, खुश नहीं हो जाएंगे, अरे यार कल तक जिससे झंझट चल रहा था वो आदमी आज खत्म हो गया, तो फिर ये झंझट तो वैसे जीतने हैं युद्ध। ठीक है, तब अशोक कहते हैं प्रसन्नता पूर्वक यानी खुशी से कहते हैं मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है। वो क्या कहते हैं, मारे मतलब खुशी से कहते हैं मर गए हैं क्या, तो मगध की क्या हुई है, विजय हुई है, यानी जीत हुई है। क्या हुई है, जीत हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। क्या कहता है,
कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप रहता है। संवाददाता क्या रहता है? चुप रहता है, यानी वो संवाददाता कुछ नहीं बोलता है। संवाददाता कुछ नहीं बोलता है, समझ गए? चलिए, अशोक बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो गए? देखिए, अशोक ने किसको कहते हैं? संवाददाता को बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो गए? चलिए, संवाददाता धीरे से, संवाददाता कैसे कहते हैं? धीरे से, बोलू क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। वो कहते हैं क्या बोलूं महाराज, वो कहते हैं, संवाददाता क्या कहता है? क्या बोले महाराज, कलिंग का फाटक, यानी कलिंग दुर्ग का जो फाटक है ना, आज भी बंद है। फिर किस मुंह कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है। उन्होंने क्या कहता है संवाददाता, हम किस मुंह से कहे कि कलिंग जीत लिया गया है, समझ गए? चलिए, अब अशोक उत्तेजित होकर, यानी उत्तेजित कहने का मतलब खुशी से, जोश में आ गया। अब अशोक उत्तेजित होकर, उत्तेजित मतलब खुशी, जोश, जो भी कह सकते हैं, उमंग, समझ गए? उत्तेजित होकर कलिंग के फाटक आज भी बंद है। अब जो है, अशोक उत्तेजित होकर कहता है कलिंग के फाटक आज भी बंद है। संवाददाता कहता, हाँ महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। संवाददाता कहता है, हाँ महाराज, कलिंग का फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े होते हैं। अशोक जो है उत्तेजित होकर क्या होता है? एक के बाद जोश में आके खड़ा हो जाता है। एक के बाद जोश में आके क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ। कहते हैं बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ। जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। और कहता है बंद है तो खुल जाएगा, तुम जाओ। और जाकर सेनापति, सेनापति कहने का मतलब ये हुआ, जो सेना का जो एक हेड होता है, मैन होता है, उसे क्या कहा जाता है? सेनापति। देखिए, सेना तो बहुत सारा रहता है, उस सेना में एक मेन आदमी को बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सेनापति। देखिए, बैंक में बहुत सारा स्टाफ होता है, लेकिन एक मैनेजर होता है। तो सभी स्टाफ से ऊपर कौन होता है? मैनेजर, समझ गए? बैंक में बहुत सारा स्टाफ होता है, लेकिन एक मेन होता है शाखा का प्रबंधक, यानी मैनेजर। उसी तरह से सेना का बहुत सारा, सेना का संचालन जो करता था, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सेनापति कहते हैं, समझ गए? वो कहता है जाकर सेनापति को कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कौन बोलते हैं? अशोक बोलते हैं। कल क्या? कल या तो कलिंग के दुर्ग के फाटक खुल ही जाएंगे, या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी, जाओ। अब देखो, कहते हैं या तो कल कलिंग दुर्ग के फाटक ही खुल जाएंगे, नहीं तो मगध की सेना क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा। हम लोग भी नहीं देखते हैं, युद्ध करते वक्त अब होता है अंत में, दो नहीं कुछ हो रहा है तो चलो आगे की पार, यानी मर जाएंगे या मार देंगे, बस दो ही ऑप्शन था। बस वही ऑप्शन हुआ, हाथ से जाने का संकेत करते हैं। कहते हैं जो तुम जाओ, या तो कल कलिंग दुर्ग के फाटक खुल जाएंगे, या तो मगध की सेना क्या हो जाएगी? वापस हो जाएगी, कल तुम जाओ। ठीक है, चलिए अगर आगे देखिए, दूसरा दृश्य देखिए। अब दूसरा दृश्य में क्या होता है, अब समझाने के लिए अशोक महाराज चलते हैं और घोड़ा पे बैठते हैं। चलिए, दूसरे दिन प्रातःकाल का समय, यानी दूसरे दिन प्रातःकाल यानी सुबह का समय में, दूसरा दिन में क्या करते? देखिए, शस्त्र सजित अशोक घोड़े पर बैठे हैं। उनके पास उनका सेनापति है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके फाटक बंद है। देखिए, जब सुबह का समय हुआ अगला दिन, तो शस्त्र सजित यानी पूरा एकदम साज धाज के साथ, एकदम शस्त्र वस्त्र को लेकर के वो कहाँ पे बैठे हैं? सम्राट अशोक एकदम घोड़ा पे बैठ के क्या है? तैयार है। और उसके ठीक सामने में क्या है? कलिंग दुर्ग के फाटक बंद है, समझ गए? एकदम घोड़ा पे सज, शस्त्र सजित के मतलब शस्त्र के साथ, शस्त्र के साथ सज धज के वो घोड़ा पे बैठे हैं, समझ गए? चलिए, अब अशोक मेरे वीर सैनिकों, अब अशोक अपने सैनिक को समझाते हैं, कहते हैं मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। अशोक अपने सेना से समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं अपनी सेना को, मेरे वीर आज युद्ध 4 साल से चल रहा है। कितने दिन से? 4 साल से। फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए।
कहता है आज 4 साल से हम युद्ध लड़ रहे हैं, तैयो आज इस कलिंग को नहीं जीत पाए हैं। उसके किसी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है, यानी उसके दुर्ग पर, यानी उसके दरवाजा है, उसके गेट जो है उस पे आज भी मेरा फाटक नहीं, मतलब पटाखा नहीं फहरा, मतलब उसका झंडा नहीं फहरा रहा है। समझ गए? कलिंग के महाराज मारे गए हैं। उन्होंने क्या कहते हैं? कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। यानी वो कहते हैं कलिंग का जो महाराज था वो मारे गए हैं, और उसका जो सेनापति था वो पहले से ही क्या है? कैद है। कैद मतलब बंदी बना के रख लिया जाता था। पहले के समय में क्या किया जाता था? बंदी बना के रख लिया जाता था। जिस समय में आप हनुमान जी जो लंका में जो आग लगाए थे, तो उसमें आग नहीं लग रहा था, क्योंकि लंका तो सोना का था, अब सोना कभी जलता नहीं। हनुमान जी जो आग लगा रहे थे, तो सोना, लंका में आग लग ही नहीं रहा था, तब आग लगा के वो थक गए। तब साइड में उसे मिला कौन? शनि ग्रह। रावण ने शनि ग्रह को क्या करके रखा था? कैद करके रखा था। तो शनि ग्रह को उन्होंने क्या किए? आजाद किए, यानी मुक्त किए। अब वही ने बजरंगबली ने उन्हें शनि ग्रह को बताया, तो थोड़ा एक बार अपना दृष्टि इस पे देख लीजिए। इसीलिए नहीं कहते हैं जो शनि ग्रह तुम्हारा खराब है तो तुम्हारा दुर्दशा फिक्स है, तो यही बात होता है। समझ गए? अब देखिए, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है, यानी वो कह रहे हैं फिर भी कलिंग जो है अपना आत्मसमर्पण, यानी अपने आप को समर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। यानी वह अपने मातृभूमि की शपथ लेते हैं कि या तो आज हम इस कलिंग की युद्ध को जीत लेंगे, नहीं तो हम सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। वो अपने आप को क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। समझ गए? चलिए अब देखिए, सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जाए, सम्राट अशोक की जाए। साहस दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। उनका तलवार खींचे की खींचे ही रह जाती। देखिए, सब सैनिक जो है तलवार को खींच लिया, कहा मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। क्या कहते हैं? मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। सहसा दुर्ग की फाटक क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। सब आश्चर्य से उधर देखने रह जाते हैं। सब आश्चर्य से उधर क्या करते लगते हैं? देखने लगते हैं। उनका तलवार खींची की खींची रह जाती है। शस्त्र सजित स्त्री की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। यानी शस्त्र सजित सेना, शस्त्र सजित सेना उस गेट से बाहर निकलने लगती है। पूरा एकदम विशाल सेना, स्त्री की सेना थी। किसकी सेना थी? तो स्त्री की सेना थी। किसकी स्त्री? मतलब महिला की सेना थी। किसकी सेना थी? तो महिला की सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरांगना है, यानी महिला के रूप में हो सकती, यानी हाँ, सेना के आगे पुरुष के भेष में एक वीरांगना है। यानी वीरांगना कहने का मतलब एक वीर है, यानी एकदम पूरा एकदम मर्द की तरह, पुरुष की तरह एकदम सजल धजल है। एक वीरांगना है सेना के आगे पुरुष के भेष में, पुरुष भेष में एक वीरांगना है, यानी पुरुष की तरह एक सजा धजा क्या है? एक आगे में है। समझ गए? वीरांगना है जो सैनिक भेष में साक्षात चंडी सी दिखाई देती है। चंडी सी मतलब एकदम खतरनाक दिखाई देती है। सैनिक के रूप में एकदम, सैनिक के भेष में एकदम चंडी सी, यानी एकदम खतरनाक दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? एकदम खतरनाक। जिसका नाम क्या था? पादमा। जिसका नाम क्या था? पादमा। समझ गए? यह कलिंग महाराज की कन्या पादमा है। यह कलिंग महाराज की कन्या कौन है? पादमा है। स्त्री की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। यानी जो स्त्री का सेना था वो अशोक महाराज की सेना से कुछ दूर पहले, यानी यहाँ पे अशोक महाराज की सेना थी तो कुछ दूर पीछे वो स्त्री की सेना क्या हो जाती है? रुक जाती है। और कहती है अशोक से सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। अब अशोक भी क्या रह जाते हैं? चकित रह जाते हैं। अब देखिए, पद्मा आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों, यानी पद्मा जो है आगे बढ़कर अपनी सेना से कहती है, बहनों तुम वीर कन्या, वीर
भागिनी और वीर पत्नी हो। देखिए जिस तरह से सम्राट अशोक ने अपनी सेना को मोटिवेट किया, कुछ उसी तरह से पादमा भी अपनी सेना को क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है। कहती है बहनों, यानी महिला महिला को बहन बहन ही कहती है, समझ गए, वही कहती है बहनों तुम वीर कन्या, वीर भागिनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। वो कहती है तुम्हारे पिता, वो कहते हैं, क्या कहती है, कहती है तुम वीर कन्या, वीर भागिनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, पुत्र, पति को हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम उसे मार दो। आज उसी से तुम्हारे लोहा लेना है, यानी आज तुम्हें लोहा लेना मतलब आज तुम्हें उसी से टक्कर लेना है, आज तुम्हें उसी से क्या करना है, एकदम टक्कर लेना है। तुम प्राण करो कि जननी जन्म भूमि को स्वाधीन होते देखने के पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखों बंद कर लोगी। क्या कर लोगी, बंद कर लोगी। अब जो है लोहा का टक्कर शुरू। अब देखिए क्या कहती है, अशोक स्वतः, स्वतः मतलब सुन, यह कौन है, क्या साक्षात दुर्ग कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि पर उतर आई है। अब अशोक सम्राट स्वयं कहते हैं यह कौन है, लगता है कलिंग दुर्ग महाराज की, कलिंग दुर्ग की साक्षात यह रक्षा करने के लिए नहीं तो आया है उतर करके युद्ध भूमि में। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं, सभी सैनिक भी स्त्रियां, उसे लगता है इसे रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान ने तो उतर के आ गया इस धरती पे, उसे ऐसा अनुभव हुआ, समझ गया। क्या स्त्री से भी युद्ध करना होगा। अब अशोक सोचते हैं क्या हमें स्त्री का भी वध करना होगा, क्या अशोक को स्त्री का भी वध करना होगा। ना, मैं स्त्री वध नहीं करूंगा। अब अशोक कहता है मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मुझे विजय नहीं चाहिए। देखो भैया, स्त्री को देखते बेचारा युद्ध से त्याग दे रहा है। मैं यह पाप नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। प्रकट सैनिक, स्त्री पर हाथ न उठाना। अब कहता है मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, मैं हत्या नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। अब जो भी सैनिक, प्रकट सैनिक मतलब जो सैनिक वहां पर उपस्थित है, तुम सभी हाथ नहीं उठाना। आगे बढ़कर तुम कौन हो देवी। अशोक साहस करके यानी अपने आप को, दिल को थाम के उससे पूछता है तुम कौन हो देवी, तुम कौन हो देवी। अब देखिए क्या कहते हैं, पद्मा कहती है मैं कलिंग महाराज की कन्या हूं, मैं हत्यारे अशोक के सामने सेना से लड़ने आई। अब देखिए वो बेचारा अशोके ने उससे पूछा था जो तुम कौन हो। अब उन्हें नहीं पता था, पद्मा को ये नहीं पता था जो अभी जो हम जिससे बात कर रहे हैं वो सम्राट अशोक यानी महाराज अशोक ही है। वो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं हत्यारे अशोक की सेना से लड़ने आई हूं। जब तक मैं हूं मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता है। यानी जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस कलिंग के दरवाजा पे कोई पैर नहीं रख सकता है। ये कौन कहती है, ये पद्मा कहती है कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक इस कलिंग के दरवाजे पे कोई पैर नहीं रख सकता है, समझे। कहाँ अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हथियारे, मैं उससे द्वंद्व युद्ध करना चाहती हूँ। अब कहता है कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हथियारे, मैं उससे द्वंद्व मतलब मैं उसे स्वयं युद्ध करना चाहता हूँ। द्वंद्व मतलब क्या होता है, मैं उसे स्वयं क्या करना चाहता हूँ, युद्ध करना चाहता हूँ। अशोक, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी। अब बेचारा क्या करेगा, उसे गाली दे रहा है। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है, आपसे कोई पूछता है, आपको कोई गाली देते रहता है, उस समय आपको कहना पड़ेगा जो मैं ही हूँ, आप जिसे गाली देते हैं वो आदमी हम ही हैं, तो दिक्कत होगा। तो बेचारा अशोक क्या कहते हैं, मैं ही तो हूं राजकुमारी, दोषी मैं ही हूं, दोषी मैं ही हूं, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्रियां हैं, स्त्रियों है, तुम्हारी सेना भी क्या है, क्या है, स्त्रियों है, तुम्हारी सेना भी क्या है, स्त्रियों है।
मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। पादमा कहती है क्यों महाराज? अब कहते हैं अशोक क्या कहते हैं, तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्री है और मैं स्त्री पर शस्त्र यानी हथियार नहीं चलाऊंगा। और पादमा कहती है क्यों महाराज? अशोक शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। क्या कहते हैं अशोक? क्या कहते हैं? शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पादमा कहती है और शस्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो। वो कहती है राजकुमारी, क्या कहती है पादमा कहती है अशोक को, जो शस्त्र का ये आज्ञा है कि जो निरपराधी यानी जो अपराधी नहीं है उसकी हत्या करे। शस्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग सिंदूर पोंछ दो, फूक दो उस शास्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। अब वो कहती है तुम अपनी जीत की लालसा से लाखों माताओं की गोद सूनी कर देता है, तुम अपनी जीत की लालसा से लाखों माताओं की गोद सूनी कर देता है, लाखों स्त्रियां की मांग पोंछ देता है। ऐसा शास्त्र का क्या फायदा? फूक दो तुम, ऐसा शास्त्र को फूकने दे जो लाखों माताओं की गोद सूनी कर दी है, लाखों महिला की सिंदूर को क्या किए? पोंछ दी है। ऐसा शस्त्र का क्या फायदा? उसे फेंकने दे। उस शस्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है उसे फेंक दो। तुम हत्यारे हो। पादमा क्या कहती है? तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारे खून की प्यास बुझाने आई हूं। पादमा कहती है तुम हत्यारे हो, तुम हत्यारे हो, मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हारा जो खून का प्यास है मुझे उसे मुझाने आया हूं। समझ गए? अपने सिपाहियों से कहो कि तलवार उठाए, कलिंग की स्त्रियां तुमसे कुछ नहीं चाहती है, केवल युद्ध चाहती है। अशोक सिर झुका लेते हैं। देखिए अब उन्होंने कहते हैं, पादमा कहती है जो कलिंग की जो स्त्रियां हैं वो कुछ नहीं चाहते तुमसे, सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं? युद्ध चाहते। तो अपना सैनिक को कहो जो युद्ध क्या करे? शुरू करे। कलिंग की स्त्री सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं? सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहते हैं। लेकिन महाराज अशोक ने क्या झुका लेते हैं? सिर झुका लेते हैं। क्या झुका लेते हैं? सिर झुका लेते हैं। समझ गए? पादमा क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? क्यों सिर क्यों झुका लिया महाराज? मैं युद्ध चाहती हूँ। कहते ही है क्यों महाराज सिर क्यों झुका लिया? मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चाहती हूँ? युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आज आपके भीषण युद्ध की पूर्णहुति होगी। आज आपका जो भीषण युद्ध होता है उसका क्या होगी? पूर्णहुति होगी। समझ गए? अशोक बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। तलवार नीचे फेंक देते हैं। अब देखिए वो अशोक कहते हैं अब युद्ध कभी नहीं करूंगा, और अशोक क्या करते हैं? तलवार को नीचे फेंक देते हैं। पादमा ये क्या महाराज? पादमा क्या कहती है? ये क्या महाराज? अशोक अपने सैनिक से तुम भी अपनी तलवार फेंक दो। आज से अशोक तुम्हें कभी कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। और अशोक महाराज स्वयं भी तलवार फेंक दिया और अपने सेना से भी कहा जो तुम भी क्या करो? तलवार को फेंक दो, और आज से तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने के लिए हम नहीं कहेंगे, आज्ञा नहीं देंगे। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवार फेंक देते हैं। पादमा आगे बढ़कर मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी। अब पादमा देखो और खिसिया रहा है उसको। कहती है जो मैं आपका यह झांसा में नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चाहती हूँ? युद्ध चाहती हूँ। मुझे अपनी पिता का बदला लेना है। पादमा क्या कहती है? मुझे अपने पिता का बदला लेना है। चलिए अशोक सिर झुकाकर तो लीजिए बदला राजकुमारी, मैं अपराधी हूँ जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है, और आज जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका वह आपके आगे नत है। वो आपके आगे क्या है? नत है। काट लीजिए इस सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगी, मेरी प्रतिज्ञा अटल है। अशोक सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। देखिए महाराज अशोक ने कहा हम आज तक लाखों सिर काटे हैं, लेकिन वह सिर आपके सामने नतमस्तक है। लो हम हत्यारे हैं,
लो हम अपराधी है, तुम्हें काटना है तो लो मेरा सिर को क्या करो, काट दो, यह मेरी आज्ञा क्या है, अटल है। अब हम किसी पे अत्याचार नहीं करेंगे। इनका कथन यही था, जो अब हम किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे, हम अपराधी हैं, हम दोषी हैं, हम लाखों का सिर काटे हैं। लेकिन देखो महाराज अशोक ने पूरी दुनिया में जीत लिया, लेकिन कलिंग के युद्ध में हारा गया। क्यों हार गया? क्योंकि वहां पे पद्मा आ गई। और जिन्होंने पूरी दुनिया, लगभग आधी दुनिया को जीत लिया, कलिंग के युद्ध में मारा गया, समझ गए, हार गए। चलिए देखते हैं आगे। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्था पर वार नहीं करेगी। देखिए फिर से उसे खिसिया रहा है, क्या कहती है, जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्था पे वार नहीं करती है। क्या कहती है पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी निहत्था पे वार नहीं करेगी, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियां की सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। यानी पद्मा क्या कहती है, जो निहत्था पे स्त्री भी वार नहीं करता है, और पद्मा अपनी सेना के साथ दुर्ग में चली जाती है। अब तीसरा दृश्य देखिए। देखिए पहला दृश्य में अशोक महाराज के पास संवाद आया था, दूसरा दृश्य में पद्मा से मिली, और तीसरा दृश्य देखिए, अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हैं। सभी सरदार कैसा वस्त्र धारण किए हैं, पीला रंग का। कैसा वस्त्र धारण किए हैं, तो पीला रंग का। उनके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए थे। बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध धर्म के एक पंडित जी, जैसे पूजा कराने के लिए पंडित होते हैं ना, उसी तरह से बौद्ध धर्म के एक क्या बैठे थे, बौद्ध भिक्षु, यानी बौद्ध धर्म के एक बौद्ध भिक्षु बैठे थे। एक यानी बौद्ध धर्म के एक पंडित जी बैठे थे, समझ गए। बौद्ध भिक्षु अशोक से कहो, बौद्ध भिक्षु अशोक से क्या कहते हैं, बौद्ध भिक्षु अशोक से कहो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, यानी अशोक से कहता है, बौद्ध भिक्षु को कहता है, बौद्ध भिक्षु अशोक को कहता है, कहो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, अशोक मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि, बौद्ध भिक्षु जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, अशोक कहते हैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, बौद्ध भिक्षु कहते हैं अहिंसा ही मेरा धर्म है। अहिंसा ही क्या है, मेरा धर्म है। अशोक क्या कहते हैं, अहिंसा ही मेरा क्या होगा, धर्म होगा। बौद्ध भिक्षु मैं सबसे प्रेम करूंगा, मेरी करुणा का सदावर्त आप सबको मिलेगी। यानी मैं जो कोई भी काम करूंगा उस सबका किस पे मिलेगा, आप सबको मिलेगा। अशोक कहता है मैं सबसे प्रेम करूंगा, यानी अशोक क्या कहते हैं, मैं सबसे प्रेम करूंगा, और मेरी करुणा, यानी हम कोई भी काम करेंगे उसका फल किसको मिलेगा, आप लोग को मिलेगा। समझ गए, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे आपको तकलीफ होगा। बौद्ध भिक्षु प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। बौद्ध भिक्षु कहता है उसको कहने के लिए, जो तुम प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहेगा, यानी जब तक जिंदा रहेगा, तुम अपनी प्रजा, राजा का काम क्या है, अपनी प्रजा की भलाई करना। राजा का काम क्या है, अपने प्रजा की भलाई करना, और कोई भी काम करे जो उसके प्रजा की हित में हो। समझ गए, सब प्राणी को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। क्या कहते हैं, जो सभी प्राणी को सुख शांति पहुंचाने का और साथ प्रयत्न करूंगा, और साथ ही साथ सभी धर्म को एकदम समान दृष्टि, यानी एक दृष्टि से देखेंगे। अशोक कहता है मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि शांति भर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अशोक क्या कहते हैं, यानी शांति पूर्वक आपकी पालन आज्ञा को क्या करूंगा, पालन करूंगा। अब यहाँ पे जाके क्या होते हैं, शायद खत्म होते हैं। यहाँ पे देखो, और बौद्ध भिक्षु क्या बोलते हैं, बुद्ध सावन गच्छामि, बुद्ध सावन गच्छामि, धर्म सावन गच्छामि, संध्या सावन गच्छामि। सभी बोले, सभी में देखिए, बुद्ध सवन गच्छामि, धर्म सवन गच्छामि, और संघ सवन गच्छामि। समझ गए। और यहाँ पे जाके ये चैप्टर क्या होते हैं, खत्म होते हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न आते हैं, प्रश्न उत्तर जो हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्या कहते हैं क्वेश्चन, पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया। तो कहेंगे पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके सामने कलिंग की राजकुमारी पद्मा के नेतृत्व में महिला की सेना मुकाबला करने के लिए खड़ी थी। सम्राट अशोक जानते थे कि स्त्रिया से युद्ध करना शस्त्र विरोध है, स्त्री की रक्षा करना वे अपना धर्म समझते
थे। यदि वे स्त्री के साथ युद्ध करते तो उनकी वीरता कलंकित हो जाती, शास्त्र शस्त्र नियमों का उल्लंघन होता। यही कारण है कि अशोक ने पद्मा के साथ ललकारने पे भी युद्ध स्वीकार नहीं किया, समझ गए, क्योंकि उसका वीरता जो था क्या हो जाता, कलंकित हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो लिख देंगे पद्मा के सामने अशोक नतमस्तक हो गए थे। क्या हो गए थे, नतमस्तक, यानी अपना मस्तक को क्या किए थे, पूरा रख दिए थे, यानी तुम्हें जो करना है करो, काट देना काट दो। तो कोई आदमी पूरा गिर चुका है तो उससे और गिराना उचित बात नहीं है, समझ गए। उन्होंने स्त्री पर अस्त्र न उठाने का निश्चय कर अपनी तलवार फेंक दी तथा अपने सैनिकों को भी पद्मा ने अशोक से बदला नहीं लिया, क्योंकि निहत्थे पर वार करना शस्त्र विरुद्ध है। इस प्रकार अपनी वीरता का परिचय देते हुए पद्मा ने अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लिया, उसने उसे जीवित छोड़ दिया। देखिए अब अवसर मिला है, देखिए अब कहीं आपको फायदा नहीं मिल रहा है, वह एक दूसरी बात है। कहीं आपको फायदा मिल रहा है तब आप फायदा नहीं उठा रहे हैं, तो सबसे इंसानियत की बात यह है, कहीं आपको फायदा मिल रहा है तब जाके आप फायदा नहीं उठा रहे हैं, वहां पे आपकी इंसानियत जीवित है। अब आपको फायदा मिल ही नहीं रहा है तब किसी से कहते हैं हम फायदा नहीं उठाते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए। फायदा मिल रहा है तब नहीं आप उठाते हैं, तब आपकी यह इंसानियत होता है। अब देखिए सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना करने पर राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि उसके बातें में अपनी मातृभूमि की हिफाजत का जज्बात दिखाई पड़ रहा है। यानी पद्मा को अपनी मातृभूमि की बचाने के लिए जज्बात दिखाई दे रहा था, समझ गए, दिखाई दे रहा है। एक तरफ सम्राट अशोक कलिंग पर विजय का अधिकार में लेने या मृत्यु की गोद में हमेशा के लिए सोने की बात कहकर सैनिक को उत्साहित करते हैं, दूसरी तरफ राजकुमारी पद्मा वीर सैनिकों को कन्या वीर भागिनी वीरों की पत्नी कहकर स्त्रियों के वीर रस का संचार कर देती है। इसके साथ ही पिता भाई पुत्र एवं पति के हथियारों से लोहा लेकर मृत्यु के मातृभूमि की हिफाजत करने की प्रतिज्ञा करवाती है। दोनों के कथनों में पद्मा का कथन अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि इसमें अपनी मातृभूमि के मर मिटने का उत्साह है। यानी उन्होंने अपनी मातृभूमि को बचाने की बात किया है और अशोक ने क्या किए हैं, वो कलिंग के जीतने की बात की, अधिकार करने की। इस एकांकी को कहानी के रूप में लिखे, यानी ये जो एकांकी था, यानी यह एक अंक का जो नाटक था, इसे एक कहानी के रूप में अपने शब्दों में लिख दीजिए। तो लिख देंगे मगध सम्राट अशोक महान वीर थे, उनके राज्यों पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने कलिंग राज्य पर आक्रमण कर दिया। 4 वर्षों तक युद्ध चलता रहा तथा दोनों तरफ से लाखों सैनिक मारे गए। कलिंग के राजा मर गए तथा उनका सेनापति कैद कर लिया गया। फिर भी कलिंग दुर्ग का फाटक नहीं खुला। यह जानकर अशोक उत्तेजित हो उठते तथा अपनी सेना को का नेतृत्व करते हुए कलिंग दुर्ग का फाटक तोड़ने पहुंच गया। अब देखिए आगे क्या कहता है। उधर कलिंग की राजकुमारी पद्मा स्त्री सैनिक का नेतृत्व करते हुए अशोक से लोहा लेने पहुंच गई। अशोक स्त्री सैनिक को देखकर आश्चर्यचकित रह गए तथा उनके सामने नतमस्तक होते हुए अपनी तलवार फेंक दी और अपने सैनिकों को भी ऐसा करने का आदेश दिया। राजकुमारी पद्मा ने अशोक तथा उनके सैनिक को निहत्था देखकर उन पर आक्रमण नहीं किया। अशोक ने युद्ध नहीं करने का प्रण लिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया। इस प्रकार कलिंग स्वतंत्र रह गया। कौन सा धर्म अशोक महाराज आजमाए, तो बौद्ध धर्म को आजमाए, समझ गए। अब आइए 5 में क्या कहता है, 6 में क्या कहता है, 7 में। 5 में क्या कहता है, अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों। अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो अपनी मातृभूमि की हिफाजत एवं मान सम्मान के लिए अपने प्राण की बाजी लगा देते। अशोक की तरह स्त्री पर हथियार नहीं उठाते तथा पद्मा की तरह निहत्थे पर आक्रमण
नहीं करते, क्योंकि ऐसा करना शास्त्र के विरुद्ध है। स्त्री पर हाथ उठाना तथा निहत्थे पर आक्रमण करना दोनों धर्म विरुद्ध कार्य है। अशोक और पादमा की तरह मैं भी धर्म का बखूबी पालन करता। समझ गए। अब 6 में कहता है, कल्पना कर बताइए कि अशोक और पादमा का युद्ध हो गया है, हो गया होता तो क्या होता। यदि अशोक और पादमा का युद्ध हो गया होता तो लाखों लोग मारे जाते और लाखों घायल हो जाते। अशोक की क्रूरता बढ़ जाती तथा बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। इस युद्ध के होने पर शस्त्र विरोध का कार्य होता, क्योंकि शस्त्र में स्त्री पर हथियार उठाना वर्जित है। इस युद्ध में पादमा की पराजय भी होती, क्योंकि अशोक की सेना काफी शक्तिशाली थी। इस प्रकार कलिंग पर अशोक की विजय हो जाती। यानी कलिंग तो अशोक जीत ही लेते, लेकिन उसका वीरता कलंकित हो जाते। समझ गए। अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखे। अस्त्र का अर्थ होता है, यहाँ क्या हो जाएगा, होता है जो शस्त्र से विहीन हो, और शस्त्र का अर्थ होता है जो शस्त्र के साथ हो। शस्त्र किसी की हत्या कर सकता है, जबकि अस्त्र स्वयं मर सकता है किंतु किसी को मार नहीं सकता है। समझ गए। तो यहाँ पे जाके आपके क्वेश्चन क्या होते हैं, खत्म होते हैं। और इस पे आपको क्या लिखना पता है, सारांश लिखने के लिए कहेगा। समझ गए। बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा रचित अशोक का शस्त्र त्याग कहानी का सारांश दे। तो अपने मन से आप पूरी कहानी को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रस्तुत एकांक अशोक का शस्त्र त्याग बंशीधर श्रीवास्तव द्वारा लिखित है, जिसमें एकांकीकार ने अहिंसा के महत्व पर प्रकाश डाला है। कलिंग की युद्ध अहिंसा से अशोक प्रभावित होता है तथा उससे यह बात समझ में आ जाती है कि अहिंसा से शांति की स्थापना होती है तथा हिंसा मानव का शैतान बना देती है। अहिंसा जो है इंसान को शांति स्थापित करता है, लेकिन हिंसा जो है मानव को शैतान बना देता है। 4 साल से कलिंग का युद्ध जारी है, लाखों लोग मारे गए, लाखों घायल हुए, लेकिन कलिंग जीता नहीं जा सका। यही कारण है अशोक अपने शिविर में चिंतित है। इसी बीच उन्होंने कलिंग के महाराज के मर जाने की सूचना मिलती है, जिससे वे काफी प्रसन्न हो उठते हैं। लेकिन उन्होंने यह जानकारी मिलती है कि कलिंग के किले आज गट की भी बंद है। इस पर क्रोधित हो उठते हैं तथा स्वयं सेना का संचालन करने का निश्चय करते हैं। दूसरे दिन अशोक अपनी सेना का संचालन करते हुए कलिंग के फाटक के पास पहुंचते हैं। इसी बीच किले का फाटक खुलता है तथा स्त्री की एक विशाल सेना दिखाई पड़ती है, जिसका नेतृत्व कलिंग के महाराज की पुत्री पादमा करती है। यह सेना द्वार के बाहर होकर मगध की सेना को चुनौती देती है। यह देखकर अशोक आश्चर्यचकित रह जाते हैं तथा उनका सिर झुक जाता है। वे शस्त्र फेंक देते हैं, क्योंकि स्त्री से युद्ध करना वे धर्म विरोधी मानते हैं। अशोक जीवन भर अस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा करते हैं। लाखों सैनिकों की हत्या से उनका हृदय द्रवित हो जाता है, मतलब पानी पानी, उनका हृदय जो है ना, दिल पानी पानी हो जाता है। समझ गए। यह दृश्य देखकर स्त्री की सेना वापस चली जाती है तथा कलिंग स्वतंत्र बना रहता है। अशोक राजधानी लौटकर बौद्ध धर्म स्वीकार के लिए करते हैं तथा जीवन भर अहिंसा, प्रेम और सेवा का व्रत लेते हैं। यहाँ पे जाके ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव है, देख लेते हैं। अशोक का शस्त्र त्याग है, निबंध है, एकांकी है, कहानी है, क्या है इसमें से। अशोक का शस्त्र त्याग क्या है, एकांकी है। क्या है अशोक का शस्त्र त्याग, क्या है, यह एकांकी है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए, बंशीधर श्रीवास्तव की रचना है विक्रमशिला, बालगुमिन, भगत क्रमवीर, अशोक का शस्त्र त्याग। तो क्या हो जाएगा, अशोक का शस्त्र त्याग। आंसर क्या हो जाएगा, अशोक का शस्त्र त्याग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता पादमा कौन थी, मगध की राजकुमारी थी, कलिंग की राजकुमारी थी, विदेह की राजकुमारी थी, चित्तौड़ की राजकुमारी थी। तो वो कहाँ की राजकुमारी थी, तो कलिंग की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, तो कलिंग की। अरे भाई, हाँ। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया था, अशोक ने, पादमा ने, लक्ष्मी ने,
लक्ष्मीबाई ने या सेनापति ने? कौन दिया था? अशोक ने दिया था। कौन दिया था? अशोक ने। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है? पादमा का संबंध है बक्सर की लड़ाई से, 1857 की क्रांति की, कलिंग के युद्ध से, कि प्लासी के युद्ध से? तो कलिंग के युद्ध से। समझ गए? कहते हैं बौद्ध भिक्षु के सामने अशोक और उसके सभी सरदार किस रंग के वस्त्र धारण किए थे? तो आपको बताए थे पीला रंग के। कैसा? तो पीला रंग के। समझ गए? कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? पुरुषों की, स्त्री की, राक्षसों की, किन्नरों की? तो स्त्री की। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के लेखक है परमानंद, प्रेमचंद्र, बंशीधर श्रीवास्तव? तो बताए ना यह बात वास्तव में हुआ था, तो क्या हो जाएगा? बंशीधर श्रीवास्तव। अगला प्रश्न क्या कहता है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल्य उद्देश्य क्या है? अहिंसा, पर धर्म पक्ष, शांति पक्ष, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें अहिंसा का भी बात होता है और शांति का भी बात होता है। समझ गए? मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने लिखी? किसने कही? पादमा ने, सैनिक ने, सेनापति ने, अशोक ने? तो ये बात अशोक ने कहा। चलिए कलिंग संबंधित है लक्ष्मीबाई, पादमा से, अशोक से? इनमें से कोई नहीं। यह पादमा से संबंधित है। किससे संबंधित है? कलिंग पादमा से। समझ गए? कलिंग महाराज की कन्या कौन थी? रेखा, जय, पादमा सभी? तो पादमा थी। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी के कुल कितने मुख्य पात्र हैं? तो 4 मुख्य पात्र है। कितने मुख्य पात्र है? तो 4 मुख्य पात्र है। अशोक का शस्त्र त्याग में किस युद्ध का वर्णन किया गया? स्वतंत्र संग्राम का, ब्रिटिश काल का, प्राचीन काल का? तो कलिंग युद्ध का। किसका किया गया है? तो कलिंग युद्ध का। चलिए पादमा किसका बदला लेना चाहती है? अपने भाई के, अपने पिता का, अपने पति का, अपने पुत्र का? तो अपने पिता का बदला लेना चाहती है। अहिंसा के पक्ष में अपने कथनक का मार्मिक विकास करती है अशोक का शस्त्र त्याग। कौन करती है? अशोक का शस्त्र त्याग। चलिए अशोक का कलिंग की राजकुमारी पादमा पर शस्त्र नहीं चलाते, वह क्यों? स्त्री थी वह क्या थी? वह स्त्री थी। चलिए अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र, कहानी, एकांकी, नाटक? ये क्या है? यह एकांकिक है। क्या है? यह एकांकी है। समझिए सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? तो कलिंग के महाराज के सामने, कलिंग के सेनापति की, या पादमा? इनमें से कोई? तो पादमा के सामने फेंक देते। किसके सामने फेंक देते? तो पादमा के सामने। चलिए अगला प्रश्न कहता है जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ा है। यह किसका कथन है? सम्राट अशोक की, पादमा की, कलिंग के महाराज की, कलिंग के सेनापति की? यह किसकी कहावत है? तो यह पादमा कहे थे। चलिए 21 में क्या कहता है? अशोक ने किस धर्म का स्वीकार किया? जैन धर्म, इसी धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म? तो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया? तो बौद्ध धर्म। अशोक कहाँ के सम्राट थे? तो मगध के सम्राट थे। कलिंग का युद्ध कितने वर्ष तक चला था? बताए थे ना, 4 वर्ष। घोड़े पर पादमा को सवार शस्त्र किसने फेंका? घोड़े पर पादमा को सवार शस्त्र किसने फेंका? कलिंग के महाराज, मगध का सेनापति, अशोक या पादमा? तो अशोक ने फेंका था ना। चलिए यहाँ पे जाके यह चैप्टर क्या होती है? खत्म होती है। और आपसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। समझ गए? चलिए तो आज का क्लास कैसा लगा? क्लास कैसा लगा यह बात आप जरूर बताएंगे, बताना ना भूलेंगे। और एक काम और करना है आपको, वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है और लाइक भी करना है, और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब भी करना है, और कमेंट करना नहीं भूलना है। समझ गए? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।